अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम एक सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं। वो किसी से डरकर भाग रहा होता है। भागते हुए वो एक कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर कई सारे आईने लगे हुए थे और उन सभी आईनों में गार्ड की परछाई उसे घूर रही होती है। डर के मारे वो गार्ड अपनी परछाई से कहता है कि मैं भाग नहीं रहा था, और वो आईनों को साफ करने लगता है। लेकिन तभी उसके हाथ से आईना टूट जाता है और हम देखते हैं कि आईने के अंदर गार्ड का जो रिफ्लेक्शन था वो टूटे हुए मिरर का टुकड़ा उठाता है और अपने हाथों से अपनी गर्दन काटने लगता है। खून की धाराएं बहने लगती हैं और बाहर गार्ड के साथ भी ठीक वही होता है जो मिरर में उसका रिफ्लेक्शन कर रहा था। जी हाँ, इस फिल्म का नाम है मिरर, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी और आज मैं आपको इसी फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखते रहना, क्योंकि स्टोरी इतनी डरावनी है कि यह वीडियो देखने के बाद आपको आईना देखने से भी डर लगेगा। तो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं। बेन पहले पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव था, लेकिन नशे में उसने अपने ही एक साथी को गोली मार दी थी, तो उसे अब नौकरी से निकाल दिया गया था। बेन की वाइफ भी अपने बच्चों के साथ उसका घर छोड़कर चली गई थी और अब बेन अपनी बहन के साथ उसके घर पर ही रहता है। उसकी थेरेपी चल रही थी। फिलहाल वो बेरोजगार था, लेकिन उसे मेफ्लावर बिल्डिंग में नाइट वॉचमैन की नौकरी करने का ऑफर मिलता है और ये वही मेफ्लावर बिल्डिंग है जिसमें थोड़ी देर पहले हमने गार्ड को मरते हुए देखा था। दिन में नौकरी करने वाला गार्ड लोरेंजो बेन को पूरी बिल्डिंग दिखाता है और बताता है कि इस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी। बेन देखता है कि बिल्डिंग की सारी दीवारें गंदी हैं, लेकिन आईने पूरी तरह से चमक रहे हैं। लोरेंजो बताता है कि तुमसे पहले यहाँ काम करने वाले गार्ड ने ही इन आईनों को साफ किया था। खैर, बेन को पूरी बिल्डिंग दिखाकर वो चला जाता है। इसके बाद बेन अपने बच्चों से मिलने के लिए अपनी वाइफ एमी के घर जाता है। वो बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन जाहिर सी बात है एमी को यह अच्छा नहीं लगता और वो बेन को अपने घर से भगा देती है। खैर, रात में बेन अपनी ड्यूटी पर होता है, तभी बिल्डिंग के अंदर से उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बेन टॉर्च लेकर अंदर जाता है, अपने चारों तरफ देखता है, तभी बेन को एक आईने पर पंजे का निशान दिखाई देता है। बेन उसे साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो निशान साफ ही नहीं हो रहा था। तभी आईने में बेन के पीछे का दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। बेन पीछे मुड़कर देखता है तो दरवाजा बंद था। बेन अब उस दरवाजे को खोलता है। वो नीचे बेसमेंट जाने का रास्ता था। बेन नीचे जाकर देखता है तो पता चलता है कि बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है। दूसरी रात भी बेन को आवाजें सुनाई देती हैं। बेन फिर से आईनों के पास जाता है और आज वो आईने में अपने पीछे एक लड़की को जलते हुए देखता है। बेन फिर से पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था। बेन आईने की तरफ देखता है और इस बार लड़की के साथ साथ वो आईने में खुद को भी जलते हुए देखता है। बाहर से उसे भी लगता है कि उसकी बॉडी जल रही है। वो तड़पने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि सब कुछ ठीक है। उसके जलने का कोई निशान नहीं था। उसके कपड़े भी ठीक थे। बेन को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और तभी बेन को उससे पहले वाले गार्ड गैरी का वॉलेट मिल जाता है। बेन वॉलेट लेकर अपने सिक्योरिटी रूम में आ जाता है और उसे चेक करने लगता है। वॉलेट के अंदर बेन को एक पर्ची मिल जाती है जिस पर एक नाम लिखा था, ऐसे कर। तभी बेन को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। बेन फिर से बिल्डिंग के अंदर जाता है। ऊपर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। बेन ऊपर जाता है, तब वो आईने में जलता हुआ एक हाथ देखता है। बेन उस कमरे के पास जाता है, पर्दा हटाकर देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर बेन आईने में देखता है तो उसे आग में झुलसी हुई एक लड़की दिखाई देती है और ये देखकर बेन बुरी तरह से डर जाता है। इधर अपने घर पर बेन का बेटा विलियम भी आईने में उसी लड़की को देखता है और वो भी डर जाता है। एमी को लगता है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा और वो विलियम को फिर से सोने के लिए कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन बेन अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है, जो कि एक बार में काम करती थी। वो अपनी बहन को रात में जो कुछ भी हुआ सब बताता है, लेकिन उसकी बहन को बेन की बात का यकीन ही नहीं होता। वो बेन से कहती है कि तुम ड्रग्स लेना छोड़ दो। बेन अपने घर वापस आ जाता है। तभी बेन को एक पार्सल मिलता है। बेन देखता है कि पार्सल भेजने वाले का नाम गैरी लुइस है, जो कोई और नहीं बेन के पहले उस बिल्डिंग में मरने वाला वही गार्ड था। बेन पार्सल खोलकर देखता है तो उसमें मेफ्लावर बिल्डिंग में जितने भी लोग मरे थे सबकी इंफॉर्मेशन होती है, अखबारों की कटिंग होती है और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन आईनों के अंदर एक मॉन्स्टर है जो ये सब कुछ कर रहा है। अब बेन एमी के पास जाता है, जो कि ऑटोप्सी डॉक्टर है। वो एमी से गैरी की लाश दिखाने के लिए कहता है। एमी मना कर देती है, लेकिन बेन उससे कहता है कि गैरी ने मुझे कुछ पार्सल भेजे थे, जबकि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ, मैं उससे कभी मिला भी नहीं, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि उसकी मौत कैसी हुई। खैर, पुलिस ने सुसाइड बताकर उसका केस बंद कर दिया था। एमी उसे गैरी की लाश दिखा देती है, लेकिन बेन कहता है कि ऐसा कोई सुसाइड
सुसाइड केस नहीं मिलेगा जिसमें किसी ने अपने हाथों से ही अपनी गर्दन काट ली हो। वो गैरी की केस फाइल देखता है। एक फोटो में वो देखता है कि आईने के रिफ्लेक्शन में गैरी का जो फोटो था उसके हाथ में कांच का टुकड़ा था और उस पर खून के निशान थे, लेकिन गैरी के हाथ में आईने का जो टुकड़ा था उस पर खून नहीं लगा था। और यह देखकर बेन समझ जाता है कि गैरी ने सुसाइड नहीं की है, आईने के अंदर वाले मॉन्स्टर ने ही गैरी को मारा होगा। लेकिन एमी उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी और वो बेन को अपनी ऑफिस से भगा देती है। इधर हम बेन की बहन लैरी को देखते हैं। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने सारे कपड़े उतारती है और नहाने के लिए अपने बाथ टब में चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि आईने के अंदर लैरी की परछाई अब भी वहीं और वैसे ही खड़ी थी और फिर वो परछाई अपने हाथों से अपने जबड़े को चीर लेती है। इधर बाथ टब में लैरी के साथ भी वही होता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले और एक डिटेक्टिव भी वहां पहुंच जाते हैं। सब लोग उसकी बॉडी को देखकर हैरान थे, लेकिन किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ कैसे हुआ होगा। बेन भी अपनी बहन की लाश को देखता है और तुरंत समझ जाता है कि यह सब कुछ उस आईने वाले मॉन्स्टर ने ही किया है। वो भागता हुआ बिल्डिंग के अंदर जाता है, आईने को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आईने पर एक खरोच तक नहीं आती। वो आईने को गोली मारता है, गोलियों के निशान पड़ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल आईना अपने आप ही ठीक हो जाता है। और अब बेन आईने से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तभी आईना बेन को व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, मतलब आईने के ऊपर ही लिख कर आता है ऐसे कर। और ये देखकर बेन समझ जाता है कि आईना एसेकर नाम के किसी आदमी को ढूंढ रहा है और अगर मैंने उसके लिए एसेकर को नहीं ढूंढा तो आईना मेरी फैमिली में सभी को मार डालेगा। घर आकर बेन अपने एक डिटेक्टिव फ्रेंड को कॉल करता है और डेटाबेस में एसेकर को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन उसका फ्रेंड बताता है कि इस नाम का कोई भी आदमी डेटाबेस में नहीं है। बेन अखबारों की कटिंग्स देख रहा होता है और उसमें एक और वॉचमैन बेरी की कहानी थी जिसने मेफ्लावर बिल्डिंग को आग लगाई थी और उसने अपनी पूरी फैमिली को भी मार डाला था। अब बेन उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है जिसने बेरी के मरने से पहले उसका इलाज किया था। तो डॉक्टर बेन को बेरी का वीडियो दिखाता है जो कि उसके ट्रीटमेंट के टाइम का था। वीडियो में बेरी ने बताया था कि आईने ने मुझे एसेकर को ढूंढने के लिए कहा था और अगर एसेकर नहीं मिला तो वो हम सबको मार डालेगा। और ये देखकर बेन भागता हुआ एमी के घर जाता है। वो पूरे घर के अंदर से आईनों को बाहर निकालने लगता है, कुछ आईनों को पेंट करने लगता है ताकि आईने में कोई अपनी परछाई न देख सके। लेकिन तभी एमी भी वहां आ जाती है। वो बेन पर चिल्लाने लगती है, लेकिन बेन कहता है कि यह सब कुछ मैं अपने बच्चों को बचाने के लिए कर रहा हूँ। आज के बाद कोई भी आईने में खुद को नहीं देखेगा। लेकिन एमी कहती है कि तुम बच्चों को डरा रहे हो और वो बेन को फिर से घर से भगा देती है। बेन एक बार फिर से बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है। वो देखता है कि बेसमेंट की एक दीवार से पानी टपक रहा है। बेन उस जगह पर दीवार को तोड़ देता है। फिर अंदर जाकर देखता है तो वहां चारों तरफ आईनों से ढका हुआ एक कमरा था। बीच में एक कुर्सी रखी हुई थी जिसे देखकर लग रहा था कि किसी को कुर्सी पर बांधा गया होगा। और वो कमरा मेफ्लावर बिल्डिंग के बगल में सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल का एक कमरा था। कुछ साल पहले हॉस्पिटल को भी बंद कर दिया गया था। बेन फिर से अपने फ्रेंड को हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में एसेकर को ढूंढने के लिए कहता है और फाइनली बेन के फ्रेंड को एसेकर की फाइल मिल जाती है और पता चलता है कि कई सालों पहले एसेकर सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल की एक मेंटल पेशेंट थी और उस टाइम पर एसेकर की उम्र सिर्फ 12 साल थी। और एक दिन हॉस्पिटल के सभी मेंटल पेशेंट्स एक साथ हॉल में जमा हो गए थे और सभी ने अपने हाथों से ही अपना गला काट कर खुद को मार डाला था। पुलिस ने डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन डॉक्टर ने भी सुसाइड कर ली थी। लेकिन फाइल देखने के बाद बेन को पता चल जाता है कि एसेकर अभी भी जिंदा है, क्योंकि उस घटना के 2 दिन पहले ही एसेकर को हॉस्पिटल से निकाल लिया गया था। फाइल में उसका एड्रेस भी होता है और बेन वहां जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही उसे एमी का कॉल आ जाता है और वो जल्दी से बेन को घर पर आने के लिए कहती है। दरअसल थोड़ी देर पहले ही एमी ने अपने बेटे विलियम को आईने में खुद से बात करते हुए देखा था। लेकिन जब एमी विलियम को कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है तो देखती है कि विलियम कमरे से बाहर चला गया है, लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्शन अब भी वहीं और वैसे ही बैठा हुआ है। और ये देखकर एमी समझ गई थी कि उस दिन बेन इसीलिए आईने को कवर कर रहा था और वो जो भी कह रहा था सब कुछ सच है। उसकी फैमिली बड़ी मुसीबत में है। खैर बेन भी वहां आ जाता है और बेन के साथ मिलकर एमी घर के सारे आईनों को कवर कर देती है ताकि उन्हें कहीं भी किसी का रिफ्लेक्शन दिखाई न दे। इसके बाद बेन एसेकर को ढूंढने के लिए उस
उस एड्रेस पर जाता है। यहाँ पर बेन को एसेकर का भाई मिल जाता है जो कुछ 70-80 साल का बूढ़ा आदमी था, और वो बेन को बताता है कि एसेकर को जो दौरे पड़ते थे उसकी चीखें आज भी मेरे दिमाग में घूमती हैं। वो किसी बुरे सपने की तरह था। उसे संभालने के लिए 2-3 लोग लग जाते थे। हमने देश के सभी प्रीस्ट, भूत भगाने वालों को भी बुलाया था, लेकिन कोई भी एसेकर को ठीक नहीं कर पाया। उन लोगों ने एसेकर को अपने घर के तहखाने में बंद करके बांध कर रखा था, लेकिन फिर सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल के डॉक्टर केन ने भूत प्रेत की बात मानने से इनकार कर दिया था। उन्हें लगता था कि एसेकर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की पेशेंट है और उसी ने एसेकर का इलाज करने की जिम्मेदारी ली थी, और मिरर के जरिए वो एसेकर का इलाज करने की बातें कर रहे थे। हॉस्पिटल से घर आने के बाद एसेकर पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन घर में आईनों के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। तो हम लोगों ने एसेकर को एक मॉनेस्ट्री में भेज दिया जहां पर कोई आईना नहीं है, ताकि वो मॉन्स्टर एसेकर को ढूंढ ना सके। अब बेन एसेकर से मिलने के लिए मॉनेस्ट्री जाता है, उन्हें सब कुछ बताता है। तब एसेकर उन्हें बताती है कि वो आईना कुछ और नहीं, बस हमारी दुनिया की एक खिड़की है, एक परछाई है। लेकिन जब मैं डॉक्टर केन के हॉस्पिटल में थी, वो मुझे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट मानते थे, और उनकी थेरेपी में पेशेंट्स को कई दिनों तक मिरर वाले कमरे में बंद कर दिया जाता था और रिफ्लेक्शन देखकर उन्हें खुद की पर्सनालिटी पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन डॉक्टर की यह थेरेपी गलत थी, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक नहीं किया जा सकता। मेरे अंदर जो भी था पता नहीं क्या था, लेकिन वो मुझे छोड़कर उन आईनों के अंदर चला गया, और उस दिन से वो लोगों को मार रहा है और मुझे ढूंढ रहा है। पूरी कहानी बताने के बाद एसेकर बेन के साथ जाने से इनकार कर देती है। बेन उससे रिक्वेस्ट करता है, उसे अपने बच्चों का फोटो दिखाता है और बताता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार एसेकर उसके साथ मेफ्लावर बिल्डिंग में आ जाती है, लेकिन पूरे रास्ते में वो कहीं भी आईना नहीं देखती। बेन उसे लेकर आईने वाले कमरे में जाता है। एसेकर कुर्सी पर बैठ जाती है। बेन उसका हाथ पैर बांध देता है, लेकिन एसेकर ने अभी भी अपनी आंखें बंद करके रखी थी। और इधर एसेकर को देखते ही आईने के सभी मॉन्स्टर्स बाहर आने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ घर पर एमी बच्चों के साथ सो रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि विलियम बिस्तर पर नहीं है। विलियम को ढूंढने के लिए वो कमरे से बाहर आती है और देखती है कि पूरे घर में पानी भरा हुआ है। वो नीचे जाकर देखती है तो विलियम आईने पर लगा पेंट छुड़ा रहा होता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है। एमी उसे चाकू रखने के लिए कहती है, लेकिन चाकू लेकर विलियम वहां से भाग जाता है। वो विलियम का पीछा करते हुए ऊपर जाती है तो देखती है कि विलियम पानी में बैठा हुआ है। नीचे आईने की तरह ही उसका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा था। वो जैसे ही विलियम के पास जाती है, विलियम का रिफ्लेक्शन विलियम को पानी के अंदर खींच लेता है और एमी उसे निकाल नहीं पा रही थी। बस कुछ ही सेकंड्स में विलियम की मौत होने वाली थी, लेकिन तभी इधर आईने वाले कमरे में एसेकर अपनी आंखें खोल देती हैं और उसी समय एक बड़ा सा धमाका होता है। एक साथ सारे आईने टूट जाते हैं। आईने के सारे टुकड़े एसेकर को भी लग जाते हैं और सारे मॉन्स्टर बाहर आकर एसेकर की बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। इधर विलियम भी पानी से बाहर आ जाता है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बेन भी वापस आईने वाले कमरे में जाकर एसेकर को ढूंढता है, लेकिन अब एसेकर एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी। बेन काफी टाइम तक उस मॉन्स्टर से लड़ाई करता है और आखिर में वो एसेकर सहित उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। लेकिन जैसे ही बेन बिल्डिंग के बाहर आता है तो देखता है कि पुलिस की गाड़ियों पर सब कुछ उल्टा लिखा हुआ है। पूरी दुनिया ही उल्टी है। उसके बाएं हाथ में जो चोट लगी थी वो अब दाहिने हाथ में आ गई है और जल्द ही बेन समझ जाता है कि वो अब असली दुनिया में नहीं, आईने की दुनिया में फंस चुका है। और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये फिल्म आपको कैसी लगी, और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।